दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है प्रशासनिक सेवाओं के संदर्भ में। प्रशासनिक सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा भी दी जाती हैं और प्रशासनिक सेवाएं राज्य सरकार में भी होती हैं। तो इस विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक बैसला जी से। वो इन सब विषयों से संबंधित जानकारी देंगे कि राज्य सरकार में प्रशासनिक सेवाएं किस प्रकार से रहती हैं और केंद्र सरकार में किस तरह से रहती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अलग अलग प्रशासनिक सेवाओं के संदर्भ में हम केंद्र सरकार को पहले लेते हैं, उसमें किस तरह से प्रशासनिक सेवाओं में तैयारी के माध्यम से जाया जा सकता है। देखिए, प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए यदि हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में यूपीएससी के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं में एंटर किया जा सकता है। अब यूपीएससी भी कई तरह की परीक्षाएं कराता है। एक तो सीएसई होता है, जो बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए होता है। यूपीएससी सीएसई, तो वो जो परीक्षा कराता है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस जैसी सर्विसेज होती हैं, वो क्लास 1 सर्विसेज होती है। और उसके लिए 3 टियर सिलेक्शन होता है। फर्स्ट ईयर प्रीलिम्स होता है, सेकंड टियर मेंस होता है और थर्ड ईयर इंटरव्यू के माध्यम से उसमें जाया जा सकता है। इसके अलावा यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा का भी आयोजन कराता है। इसके अतिरिक्त यूपीएससी सीडीएस या एनडीए की परीक्षा भी कराता है। एनडीए +2 के बाद होता है, सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है। तो इस तरह से प्रशासनिक सेवाओं में यूपीएससी के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्पेशली सीएसई की, वो सामान्यतः असिस्टेंट कमांडेंट भी देते हैं, सीडीएस भी देते हैं। यद्यपि एनडीए में एज लिमिट होता है, क्योंकि वो +2 के बाद होता है। इसके अलावा सर, जो राज्य सरकार है वहां भी प्रशासनिक सेवाएं अलग अलग तरह से जो है उसमें नियुक्तियां होती हैं। तो राज्य स्तर पर किस प्रकार से नियुक्तियां पाई जा सकती हैं। देखिए, राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं में यूपीपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन होता है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो यूपीपीएससी होता है उसकी सबसे बड़ी सर्विस होती है पीसीएस। पीसीएस में भी कुछ एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जिन्हें अलाइड पोस्ट कहते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है उनके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड की जाती है, जिसमें एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, जीएसटी और नायब तहसीलदार, इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं या सेवाएं होती हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव पोस्ट बोला जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जॉब्स होती हैं या अन्य पद होते हैं जो सामान्यतः कुछ विशेष विषयों पर आधारित होती हैं। जैसे यदि कोई बच्चा केमिस्ट्री बैकग्राउंड का है, यदि ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री है, जरूरी नहीं है उसके पास ऑनर्स में केमिस्ट्री हो, बीएससी प्रोग्राम भी किया हो लेकिन उसमें केमिस्ट्री उसके साथ हो, तो वो एफएसओ या यदि एमएससी केमिस्ट्री है तो डीओ, डेजिग्नेटिंग ऑफिसर जिसे बोलते हैं, वो उसके लिए एलिजिबल होता है। इनका फायदा क्या होता है? देखिए, जो स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती है वो सामान्यतः जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, जैसे मैं भी जिक्र कर रहा था, एसडीएम, डीएसपी या नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, बीडीओ, इनसे सामान्यतः कम आती है। इसमें स्पेशल सब्जेक्ट की डिमांड है। उसी तरह से अन्य सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन में कॉमर्स रहा हो या इकोनॉमिक्स रहा हो तो वो एलईओ यानी कि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल होता है। साथ ही ऑडिटर के लिए एलिजिबल होता है, जो 5400 ग्रेड पे से गजेटेड पोस्ट होती है। उसी प्रकार यदि ग्रेजुएशन में हमारे पास सोशियोलॉजी है तो सीडीपीओ के लिए भी एलिजिबल होगा। सीडीपीओ मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं इस तरह से, या बच्चों को टीकाकरण वगैरह होते हैं, इस तरह से सीडीपीओ की पोस्ट होती है। उसी प्रकार से यदि किसी के पास ग्रेजुएशन में लो रहा है यानी कि एलएलबी है तो वो उसके लिए विधि अधिकारी के लिए एलिजिबल होगा। साथ ही सब रजिस्ट्रार के लिए एलिजिबल होगा। सब रजिस्ट्रार जैसे बैनामे वगैरह होते हैं उसमें सब रजिस्ट्रार का पद होता है। तो ये वो पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की डिमांड की जाती है। यदि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव के लिए तो दावेदार है ही, साथ ही वो जो स्पेशल पोस्ट हैं उनके लिए भी वो दावेदार होता है। उनकी कट ऑफ सामान्यतः कम आती है। जी, ये एक अच्छी जानकारी आपने दी कि विषय का भी एक महत्व है। और दूसरा ये कि सर, इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, वो कितनी होती है? देखिए, यदि हम बात करें
अभी जैसे मैंने यूपीएससी का जिक्र किया, यूपीएससी में अगर हम सीएसई की बात करें या असिस्टेंट कमांडेंट की या सीडीएस की, उनके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन कंप्लीट। उसी प्रकार अगर हम पीसीएस की बात करते हैं तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। जी, ये तो हुई सर किस किस तरह से वहां तक पहुंचा जा सकता है। अब एक जो मेन जो मुख्य समस्या जिसको हम कहेंगे कि सभी बच्चे जो गांव देहात से आते हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक स्थिति उनकी जो है संपन्नता की ओर वो नहीं है, तो उनको कोचिंग लेने में परेशानी होती है, कोचिंग की जो फीस है उसको वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो क्या माध्यम हो सकता है कि कैसे वो तैयारी करें? सरकार भी इसमें कुछ सहयोग करती है? देखिए, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ग्रांट देते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो हमारा बड़ा संस्थान है दिल्ली में, वो एक परीक्षा का आयोजन कराता है। उस परीक्षा के माध्यम से वो ऐसा बच्चा कि जो ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका हो, नेक्स्ट सेशन में अपियर होने के योग्य हो सिविल सर्विसेज में, तो वो उसमें आवेदन कर सकता है। और परीक्षा के माध्यम से यदि वो परीक्षा क्रैक कर लेता है तो जामिया मिलिया इस्लामिया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देता है, रहने खाने का खर्चा देता है। और आप ये जान करके बड़े अचंभित होंगे कि 15-20 सिलेक्शन मिनिमम बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 15-20 सिलेक्शन वहां से होते ही होते हैं, यानी कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जनपद स्तर पर अभ्युदय योजना चला रही है, जिसके माध्यम से पीसीएस और आईएएस की निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, जिसको लेकर के एक छोटे से एग्जाम का आयोजन किया जाता है। जो उसको क्रैक करता है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। चूंकि कोचिंग देने का क्राइटेरिया क्या होता है, मैं इसके इंटरव्यू पैनल में भी रहा था, उसमें तरह तरह के जो टीचर्स होते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। क्योंकि आप समझते हो कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, यूपीएससी की बात करें, कि स्टेट पीएससी की बात करें, तो उनके सिलेबस में सिमिलरिटी है, बस थोड़ी सी जो डिफरेंस है वो हमें दिखाई देगा। कहाँ? यूपीएससी में सब्जेक्ट होता है, स्टेट पीएससी में सब्जेक्ट नहीं होता। अगर हम पहले 4 पेपर की बात करें, GS1, तो GS1, GS2, GS3 और GS4 चारों कॉमन होंगे जी, बस थोड़ी सी मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम थोड़ा सा। जैसे GS फर्स्ट है, उसकी जो यूनिट्स हैं हम उस पर चर्चा कर लें। जैसे उसमें आर्ट्स एंड कल्चर पूछा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री टू मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें पूछा जाता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन सोसाइटी। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे वोल्केनो, सुनामी या सोइल, इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो ये तो GS1 का सिलेबस होगा। उसी प्रकार GS2 की अगर हम बात करें, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, IR इंटरनेशनल रिलेशंस होता है और गवर्नेंस का टॉपिक होता है GS2। GS3 की बात करें, उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें नैनो साइंस होता है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी होता है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरह से तीसरा पेपर होता है। जो GS4 होता है वो एथिक्स का होता है। तो ये जो चारों पेपर हैं ये सिमिलर होंगे यूपीएससी के और स्टेट पीएससी, यानी कि जो जिसे आईएएस बोल देते हैं सामान्यतः होता, तो उसमें बहुत सारे सर्विसेज है, IAS, IPS, IRS, IFS और इंडियन पोस्टल सर्विस भी होता है, रेलवे डिपार्टमेंट के भी कुछ उसमें एम्प्लॉय आते हैं। तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी का जो 4 पेपर है वो कॉमन होते हैं। बस फर्क क्या है कि उन 4 पेपर की जो लास्ट यूनिट होगी, प्रति पेपर में यूपी के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही यूपी की बात करें तो यूपी में 2 पेपर होंगे, GS5 और GS6 के नाम से। यूपी की हिस्ट्री ज्योग्राफी और यूपी की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से पूछते हैं। वहां पर जो पेपर 5 और पेपर 6 होंगे वो पूछेंगे, कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा, उसके 2 पेपर पूछेंगे। इसके अलावा यूपीएससी में 3 पेपर और होते हैं, एक एसए का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है और एक इंग्लिश का। इंग्लिश और एसए कंपलसरी होता है, हिंदी ऑप्शनल होता है, क्योंकि जो हिंदी भाषी स्टेट के नहीं भी हैं, वो जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से ऑप्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। उत्तर प्रदेश में एसए का पेपर होगा और हिंदी का, ये दोनों कंपलसरी होंगे, यहाँ इंग्लिश नहीं होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश सभी पीसीएस की बात करते हैं तो यहाँ 8 पेपर होते हैं। यूपीएससी की बात करते हैं तो वो 9 पेपर का आयोजन कराता है। तो अगर हम सेंट्रल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो स्टेट पीएससी की तैयारी तो 4 पेपर सिमिलर दिखाई देंगे, हिंदी और एसए सिमिलर दिखाई देंगे,
और बाकी 2 पेपर की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें यूपी स्पेशल होंगे वो यूपी के लिए होगा, और जहां ऑप्शनल होंगे वो यूपीएससी के लिए होगा। जी, एक और इसमें सर प्रश्न बनता है कि कब और कैसे इसकी तैयारी की जाए, और कुछ जो संबंधित जो बुक हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, सामान्यतः जरूरी नहीं है कि सबके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, तो ऐसे में संसाधनों के अभाव में भी पढ़ना वांछनीय होता है। तो ऐसे में बच्चा प्रयास ये करता है कि पैसा भी ना लगे, उसकी तैयारी भी हो जाए। सभी बच्चे इसकी जो कॉस्ट है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप +2 के बाद तैयारी शुरू कर दें। हालांकि अब तो एनसीईआरटी है, 9 से 12 तक एनसीईआरटी का अच्छा सिलेबस होता, 9, 10, 11, 12 का अगर सिलेबस सही से पढ़ लिया जाता तो आगे तैयारी में ज्यादा हर्डल्स उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्रामीण अंचल का बच्चा अवेयर हो इस बारे में। तो इस संदर्भ में वो क्या करता है कि ग्रेजुएशन में जाकर के उसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी शुरू करनी है तो उसके लिए उसके जो मेन पार्ट हैं, देखिए मेन पार्ट्स हम क्या है, ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में। तो जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में मेंस की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों पूछा जाता, लेकिन मेंस में एंशिएंट मिडिवल का आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, और मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो आपको एंशिएंट ज्यादा नहीं पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। मिडिवल ज्यादा नहीं पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। तो मॉडर्न के लिए हम क्या करेंगे, एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, उसे पढ़ सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए जी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अखिल मूर्ति की बुक आती है, वो काफी अच्छी है, या सत्यकेतु विद्यालंकार पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी का सहयोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में आईआर वाला पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस, राजेश मिश्रा के नोट्स पढ़ सकते हैं या बुक पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से पेपर जो थर्ड होता है उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पूछते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं होता, जैसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की पूछते हैं, जैसे पीडीएस पूछ लेते हैं, एमएसपी पूछ लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आप लाल एंड लाल का प्रयोग कर सकते हैं, या इकोनॉमिक्स का स्पेशल एडिशन आता है प्रतियोगिता दर्पण का, वो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एनवायरनमेंट की बात करें तो आप शंकर आईएएस देख सकते हैं, एनवायरनमेंट का अच्छा पोर्शन आता है। कुछ सजेस्टेड बुक्स की अगर बात करें तो जो दृष्टि की आती है, इंटरनल सिक्योरिटी की आती है। इसके अलावा यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो चूंकि पेपर जो पूछने का नजरिया है वो डायनामिक हो चुका है, स्टैटिक नहीं। करंट अफेयर्स बड़ा विषय होता है, तो उसके लिए क्या करें कि पीटी 365 के नाम से विजन का आता है, वो सब्जेक्ट वाइज निकलता है कि आर्ट एंड कल्चर का अलग पोर्शन आ गया, और जैसे इंडियन पॉलिटी के जो अमेंडमेंट हुए हैं उनका अलग पोर्शन आ गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अलग आ गया, एनवायरमेंटल इश्यूज का अलग आ गया। तो पीटी 365 पीटी के समय पर ले ले, मेंस 365 मेंस के समय पर ले ले। अब समस्या ये आती है कि बच्चा अफोर्ड कैसे करेगा इतना, कि कोचिंग भी नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे करे तैयारी। टेक्स्ट बुक तो खरीद सकता है, टेक्स्ट बुक ले ले, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक बार ले ली, जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं वो ले ले, और जो मैगजीन है वो मंथली लेनी पड़ती है, तो मैगजीन ज्यादा महंगी आती नहीं है, 100-125 रुपए की एक मैगजीन आ जाती है। मेन समस्या होती है, प्रीलिम्स तो पास हो जाता है, कि मेंस कैसे करना है। बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो सेल्फ एनालिसिस कैसे करे, या अपना एनालिसिस दूसरों से कैसे कराए। तो आंसर राइटिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। आंसर राइटिंग, अब चूंकि कोचिंग तो 2.5 लाख 3 लाख इतने में होता, तो हर बच्चा सक्षम है नहीं, सक्षम नहीं जी, और साथ ही साथ उसको वहां रहना भी पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चा क्या कर सकता है कि पढ़ तो अपने आप लेगा। समस्या कहाँ आती है कि आंसर राइटिंग में उसका असेसमेंट कैसे होगा, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। 8 से 10,000 रुपए में टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो जाती है। बड़े बड़े संस्थान है, संस्कृति आईएएस है, दृष्टि है, विजन है, ध्येय है, तो इस तरह के कोई भी संस्थान हो उनमें जाकर के आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, और वो वीकली टेस्ट कराते हैं कि फर्स्ट पेपर का टेस्ट होगा या सेकंड पेपर का टेस्ट होगा, तो उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा हमें कहाँ कमी है, हमें इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो यानी कि आपकी जो कोचिंग का पैसा है वो बच गया। आपको मेन क्या सीखना है, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा माध्यम होता है। सामान्यतः बच्चे यही करते हैं कि जरूरी नहीं है कि दिल्ली या लखनऊ जैसे बड़ी जगह पर जाएं जहां रहने और खाने मुश्किल है, हाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपका असेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण क्या होता है कि प्रीलिम्स क्या स्क्रीनिंग है, महत्व के किस चीज का, मेंस का, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू को मिला करके मेरिट मिलती है।
चूंकि सर ये एक लंबी प्रक्रिया है और बड़े धैर्य के साथ इसमें लगे रहना पड़ता है, तो कई बार होता है कि किसी कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों से उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, लगातार उसमें नहीं बने रह सकते। तो इसका भी एक सेकंड प्लान बी क्या हो सकता है कि अपनी वो तैयारियां करता रहे, उसके साथ साथ अपनी जो एजुकेशन है उसको भी वो बढ़ाता रहे, और जिससे भविष्य में एक दूसरा ऑप्शन भी उसके पास हो। देखिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, बच्चा साथ साथ क्या कर सकता है, एमए प्राइवेट कर ले। यदि तैयारी कर रहा है, सीरियस तैयारी कर रहा है, एमए प्राइवेट कर ले, साथ साथ वो नेट दे सकता है। नेट जो बच्चा तैयारी वाला होता है, सामान्यतः उससे अपेक्षा की जाती है कि वो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेगा। जी। तो जेआरएफ क्वालिफाई कर ले, उससे आपकी अर्निंग के जो सोर्स है जनरेट हो जाएंगे, आपको 45,000 के अराउंड पर मंथ मिलने लगेगा, और 5 साल तक जब ये मिलेंगे, इनमें वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकता है। इसके अलावा यदि वो हायर एजुकेशन के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो साथ साथ जो बच्चा सक्षम है कि जॉब नहीं लगी तो मैं ये कर लूँगा, या मेरे पास प्लान बी है, या मैं बिजनेस कर लूँगा, तो वो तो यूपीएससी या पीसीएस ही दे। और जो जिसे ये लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कि यदि मैं केंद्र की टॉप मोस्ट सर्विस यूपीएससी में नहीं जा पाया, उसी प्रकार स्टेट की जो सबसे बड़ी सर्विस है पीसीएस में नहीं जा पाया, तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसे में वो स्टेट पीएससी जो होती है वो तरह तरह की परीक्षाओं का आयोजन कराती है। जैसे यूपीपीएससी परीक्षा का आयोजन कराती है समीक्षा अधिकारी, वो भी 4800 ग्रेड पे की सर्विस होती है। उसमें भी 2 होती है, एक आरओ एक एआरओ। तो 2 तरह की परीक्षाएं होती है। एआरओ के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगते हैं। जो आरओ है, जिसे रिव्यू ऑफिसर कहते हैं, वो 2 टियर सिलेक्शन होता है। जो प्रीलिम्स है उसमें एक पेपर होगा जीएस का, 140 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा पेपर हिंदी का होगा, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू टाइप के होंगे। उसके बाद मेंस का जो चरण आता है वो 1.5 दिन की परीक्षा होती है। 2 की इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पहले दिन 2 शिफ्ट चलती है, नेक्स्ट डे 1 शिफ्ट चलती है। जो पहला दिन होगा उसका सिलेबस मैं बताऊं आपको, उसमें एक जीएस का पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा पेपर हिंदी का होगा। जो हिंदी का पेपर होगा उसमें कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां भी लिखनी होती हैं, उसमें लेटर ड्राफ्टिंग भी होती है, उसमें 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हिंदी के भी होते हैं। नेक्स्ट डे जो होगा वो एसए का पेपर होगा। नेक्स्ट डे सिर्फ एसए होंगे, यानी कि एक शिफ्ट में होगा। इसलिए ये छोटी परीक्षा है, मेंस का छोटा सा चरण है, यानी कि आपको 1.5 दिन यानी कि 3 पेपर लिखने होंगे। लिखने तो 2 ही पेपर है, एक एमसीक्यू है। 3 पेपर के माध्यम से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट लगती है। तो जो बच्चा ये लगता है कि मैं वहां पर पीसीएस में सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, वो बच्चे इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये भी हर साल नहीं तो 2 साल में होती है। इसके अलावा कुछ और परीक्षाएं भी होती है जिसे लोअर सबऑर्डिनेट कहते हैं। लोअर सबऑर्डिनेट की जो परीक्षाएं होती है इसमें ईओ होता है, ईओ 3rd, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3rd, जो नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी बोले जाते हैं, वो भी पोस्ट आती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अलावा सप्लाई इंस्पेक्टर होता है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है, माप बाट तोल अधिकारी होता है, ऑडिटर होता है। तो इसके 2800 ग्रेड पे की होती है ऑडिटर। तो इस तरह की कुछ परीक्षाएं होती है जिसके माध्यम से वो इजीली सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज है जिनके माध्यम से बच्चा सिलेक्शन पा सकता है, यानी कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन पाएगा। हालांकि तैयारी अच्छे की करनी चाहिए, ये भी अच्छी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी जॉब अच्छी हो, व्यक्ति विशेष जॉब को अच्छा बनाएगा। जॉब सब अच्छी होती है जी। तो दोस्तों, साथियों, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित विस्तार से सर ने हमें जानकारी दी, और हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सभी विषयों को किस तरह से तैयारी की जाए, कब उसकी तैयारी की जाए, संबंधित बुक या जो बच्चे गांव देहात से हैं वो किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में जान सकते हैं। इससे पूर्व भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि सहायक आचार्य पर किस प्रकार से नियुक्ति पा सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। वहां से आपके सजेशन आए, कमेंट्स आए, तो हमने दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।